नमस्कार। आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सूखी डाली के पहले वीडियो पर हमने पहले दृश्य भाग 1 पर चर्चा की थी और आज हम भाग 2 अर्थात दूसरे दृश्य पर चर्चा करेंगे। एकांकी के सभी पात्रों से पहले ही परिचय हो चुका है, तो चलिए दूसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरे दृश्य की शुरुआत उसी बरामदे से होती है जहां दादाजी आराम कर रहे हैं और उनका मंझला बेटा करमचंद उनके पास बैठकर पांव दबा रहा है और घर के बच्चे वहीं पास में खेल रहे हैं। बच्चों द्वारा किए गए शोर से करमचंद क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं। दादाजी अपने बेटे को मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल से नहीं पनपती। मैं कहता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है, लेकिन शायद अब इस पेड़ की एक डाली टूटकर अलग हो जाए, करमचंद ने कहा। करमचंद की बात सुनकर दादा चिंतित होकर कहते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए, करमचंद ने कहा। परेश, पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस तक तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अरवे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मंगवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं से वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिसकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। दादाजी और करमचंद बातें कर ही रहे होते हैं कि भाशी दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है और कहता है, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़? क्यों उखाड़ा? पेड़? बच्चे, ठहरो भाशी, लड़ो मत बेटा। जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है, तभी परेश नजर नीचे किए हुए प्रवेश करता है। आओ बेटा परेश, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं लज्जित, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, इधर आकर बैठो। परेश चुपचाप
दादाजी के पास बैठ जाता है। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो कहता हूँ कि तुम छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। जी। और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। जी, मैं इसलिए आया था। हाँ हाँ, कहो, क्यों झिझकते हो? जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कै दिन हुए हैं उसे आए। और फिर बेटा, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वह मन लगाती ही नहीं, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथों बिक गया है, तू उसे कुछ समझाता नहीं। और उधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो? हाँ हाँ, कहो। बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। वे समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूँगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाला मकान प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? परेश की बात सुन दादाजी कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर कहते हैं, यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का काम भी लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा पूरा है। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती हैं और वह केवल ठूट रह जाता है और मैं सिहर उठता हूँ। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग करें देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता मन में स्थान न दें। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, तुम विश्वास रखो। वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। जैसा आप उचित समझें। और देखो,
तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है, तभी दादाजी आगे कहते हैं, और तुम उससे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। परेश चले जाता है और दादाजी सोच में डूब जाते हैं। तभी उन्हें अचानक कुछ याद आता है। रजवा, रजवा। जी आई। छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है और कुछ देर बाद परिवार के सभी सदस्य वहाँ जमा हो जाते हैं। दादाजी हुक्का पीना छोड़कर कहते हैं, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लगता। दादाजी। इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में है, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम ज़रा बैठो। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उससे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग ना बन जाए। और बेटा इंदु, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुसंस्कृत और सुशिक्षित है। तुझे उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, तुझे उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। अब तुम दोनों जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर ना देना। हमें क्षमा कर दीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती है और इस प्रकार दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। पर्दा गिर जाता है।